हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान को पढ़ेंगे। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। क्या आप अपने चारों तरफ वायु को महसूस करते हैं? क्या आप जानते हैं कि हम वायु के एक बहुत भारी पुलिंदे के तल में रहते हैं? हम वायु में सांस लेते हुए सांस द्वारा वायु को बाहर निकालते हैं, परंतु उसे महसूस तभी करते हैं जब यह गतिमान होती है। इसका तात्पर्य यह है कि गतिमान वायु ही पवन है। आप जानते हैं कि पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है। वायु का यह आवरण ही वायुमंडल है, जो बहुत सी गैसों से बना है। इन्हीं गैसों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकृत कर देती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी न तो अधिक समय के लिए गर्म होती है और न ही अधिक ठंड। अतः हम यह पाते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्राप्त ताप की मात्रा समान नहीं होती। क्योंकि ये पृथ्वी है, ये हमारा ताप है सूर्य का अलग अलग है। इसी भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में भिन्नता होती है एवं इसी कारण पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। इस अध्याय में वायुमंडल के गर्म तथा ठंडे होने की प्रक्रिया एवं परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को समझाया गया है। सौर विकिरण पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यातप कहते हैं। सूर्यातप किसे कहेंगे? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा। पृथ्वी भूआब ज्वाइड है। सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रति वर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण होता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर अपहेलियन कहा जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को उपसौर पेरिहेलियन कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यातप 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होती है। फिर भी सूर्यातप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्यातप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती। इसको मैं समझाता हूँ। ये आपका हो गया दीर्घवृत्ताकार। यहाँ पर हमारा सूर्य है, ये हमारा पृथ्वी है। ये पृथ्वी चारों ओर घूम रही है सूर्य का ज्वाइड की तरह। इसका जो डिस्टेंस है ये कितना है? 14 करोड़ 70 लाख। इसको हम लोग क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। और ये आपका जो डिस्टेंस है यहाँ से 15 करोड़ 20 लाख, इसको हम कहेंगे अपसौर। ये पूछा जाता है अपसौर कब कहेंगे? 4 जुलाई को। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अपहेलियन। और उपसौर कब होगा? 3 जनवरी। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? पेरीहेलियन। पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप में भिन्नता। सूर्यातप की तीव्रता के मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्यातप में होने वाली विभिन्नता के कारक हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नतिकोण, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता, स्थल विन्यास। परंतु अंतिम 2 कारक का प्रभाव कम पड़ता है।
यह तथ्य है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक किरणों का नतिकोण है। यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा अर्थात ध्रुवों की ओर किरणों का नतिकोण उतना ही कम होगा। अतः सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी। तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ती है। किरणों के अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा वितरण बड़े क्षेत्र पर होता है तथा प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, अतः अधिक अवशोषण, परिकीर्णन एवं विसरण के द्वारा ऊर्जा का अधिक हार्स होता है। उत्तर अयानांत को दिखाया गया है। सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? 90 डिग्री पर। ये आपका कर्क रेखा, ये सबसे ज़्यादा सूर्यातप यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। लघु तरंगदैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है। क्षोभमंडल में मौजूद जल वाष्प, ओजोन तथा अन्य अवरक्त विकिरण इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित कर लेती है। क्षोभमंडल में छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकीर्ण कर देते हैं। यही प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी है। इसी से उदय एवं अस्त होने के समय सूर्य लाल दिखता है तथा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ऐसा वायुमंडल में प्रकाश के परिकीर्णन द्वारा संभव है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, साइंस में भी पूछा जाता है। सुबह और शाम में सूर्य का लाल होना किसके द्वारा? प्रकीर्णन, इंग्लिश में स्कैटरिंग। और आकाश का नीला होना किसके कारण? प्रकीर्णन या स्कैटरिंग के द्वारा। सूर्यातप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण। धरातल पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा में उष्ण कटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्यातप उष्ण कटिबंध मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है। शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती है। इस प्रक्रिया को चालन, कंडक्शन कहा जाता है। चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता है। ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता अथवा उनके संपर्क टूट नहीं जाता। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन, कंडक्शन महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार केवल क्षोभमंडल तक ही सीमित रहता है। लंबवत प्रवाह कहाँ होगा? संवहन के द्वारा, संवहन, कन्वेक्शन के द्वारा।
वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन एडवेक्शन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षित रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू इसी अभिवहन का ही परिणाम है। लू आपका उत्तर भारत में होता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। ये कुछ दिखाया गया है। लघु तरंगों द्वारा सौर विकिरण, कुल सौर विकिरण 100% आ रहा है। विकिरण के द्वारा बादल, फिर प्रत्यक्ष रूप से +34 और ये आपका हो गया +17 और ये क्या है, अंतरिक्ष में ये वापस जा रहा है -6 और ये हो गया बादल द्वारा -27 और पृथ्वी द्वारा -2। आपका टोटल कितना हो गया, ये आपका 34 और 17, 65 बच गया इसमें। और यहाँ पर कितना हो गया टोटल 35 जो वापस जा रहा है। ये आपका लघु हो गया। ये दीर्घ तरंगों द्वारा पृथ्वी का विकिरण को दिखाया गया है। यह आपका पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर विकिरण -17, वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की ओर विकिरण -48 और ये आपका हो गया पृथ्वी से विकिरण +6 यहाँ बच रहा है और +9 प्रक्षोभ एवं संवहन के द्वारा संघनन। ये आपका संघनन मतलब ये क्या कहते हैं +19 और ये जितना आ रहा है जितना वो फिर वापस जा रहा है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट है ये। दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा वह अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्यतप से। तदुपरांत वायुमंडल विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर देता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल का तापमान स्थिर रहता है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट जो फिगर में दिया हुआ है, पृथ्वी के ऊष्मा बजट को दर्शाया गया है। पृथ्वी ऊष्मा का न तो संचय करती है न ही ह्रास करती है, यह अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्यतप के रूप में प्राप्त ऊष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप बराबर हो। मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यतप 100% है। वायुमंडल में गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित एवं अवशोषित हो जाता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। 100 इकाई में 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। 27 इकाइयाँ बादलों के ऊपर छोर से, 2 इकाइयाँ पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परिवर्तित होकर लौट जाती है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयाँ अवशोषित होती है। 14 वायुमंडल में तथा 51 पृथ्वी के धरातल पर। पृथ्वी द्वारा अवशोषित में 51 इकाइयाँ पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। इनमें से 17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है और 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है। 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयाँ संवहन जरिए और 19 इकाइयाँ संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में। वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। इनमें 14 इकाइयाँ सूर्यतप और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण की होती है। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देते हैं। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से
अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयां क्रमशः 17 और 48 है, जिनका योग 65 होता है। वापस लौटने वाली इकाइयां उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती है जो सूर्य से प्राप्त होती है। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन कहा जाता है। इसको दिखाया गया है। ये आपका अक्षांश हो गया, ऊर्जा वाट है दिया हुआ है। ये आपका उत्तर, ये दक्षिण। ये आपका सौर विकिरण हो गया, ये आपका सौर विकिरण, और ये पार्थिव विकिरण को दिखाया गया है। वापस लौटने वाली ये इकाइयाँ 65 इकाइयों का संतुलन कर देती है जो सूर्य से प्राप्त होती है। यही ठीक है, ये तो हो गया। यही कारण है कि ऊष्मा के इतनी बड़े स्थानांतरण के बावजूद भी पृथ्वी न तो गर्म होती है और ना ही ठंडी होती है। पृथ्वी की सतह पर कुल ऊष्मा बजट में भिन्नता, जैसा कि पहले व्याख्या की जा चुकी है, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी के कुछ भागों में विकिरण संतुलन में अधिशेष सरप्लस पाया जाता है, परंतु कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन होता है। पृथ्वी वायुमंडल तंत्र के शुद्ध विकिरण में अक्षांशीय भिन्नता को दर्शाया गया है। यह चित्र दर्शाता है कि शुद्ध विकिरण में अधिशेष 40 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों में अधिक है, परंतु ध्रुवों के पास कमी पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ताप ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनर्वितरण होता है। फलस्वरूप उष्णकटिबंधीय ताप संचयन के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं हो और न ही उच्च अक्षांश अत्यधिक कमी के कारण पूरी तरह जमे हुए हैं। तापमान वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्यातप की अनोन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। जहां ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में माप है। तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। उस स्थान के अक्षांश रेखा, समुद्र तल से उस स्थान की उत्तंगता क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ये बहुत गंदा वर्ड है दिया हुआ है, ऊंचाई, समुद्र से उनकी दूरी, वायु संहति का परिसंचरण, कोष्ण तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, स्थानीय कारक। ये इंपॉर्टेंट है। अक्षांश लैटिट्यूड, किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्यातप पर निर्भर करता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि सूर्यातप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, अतः तदनुसार तापमान में भी भिन्नता पाई जाती है। उत्तुंगता मतलब ऊंचाई। अल्टीट्यूड, वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भाग में स्थित स्थानों पर तापमान कम होता है। अन्य शब्दों में तापमान सामान्यतः उत्तुंगता बढ़ने के साथ घटता है। उत्तुंगता के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। सामान्य ह्रास दर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। ये आपको दिखाया गया है, ये जनवरी का मौसम में, ये आपका जनवरी के मौसम में दिखाया गया है। ये आपको जनवरी के मौसम में दिखाया गया, ये विषुवत हो गया, और ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये आपको दिखाया गया है। समुद्र से दूरी, किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक समुद्र से उस स्थान की दूरी है। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, इसलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम होती है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थल समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है और तापमान सम रहता है। वायु संहति तथा महासागरीय धाराएं, स्थलीय एवं समुद्री समीरों की तरह वायु संहतियाँ भी तापमान को प्रभावित करती है। कोष्ण वायु संहतियों से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक एवं शीत वायु संहतियों
से प्रभावित स्थानों का तापमान कम होता है। इसी प्रकार ठंडी महासागरीय धारा के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले समुद्र तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय धारा के प्रभाव में आने वाले तटों का तापमान अधिक होता है। तापमान का वितरण। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। जनवरी तथा जुलाई में होने वाले धरातल पर वायु के तापमान के वितरण को दर्शाता है। सामान्यतः तापमान पर अक्षांश के प्रभाव को मानचित्र में स्पष्ट रूप से देखा जाता है, क्योंकि समताप रेखाएं प्रायः अक्षांश के समानांतर होती है। इस सामान्य प्रवृत्ति में विचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होता है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है, इसलिए भूसंहितीय और समुद्री धारा का प्रभाव वहाँ स्पष्ट होता है। जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के उत्तर और महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर पर देखा जाता है। कोस्ट महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम। उत्तरी अटलांटिक महासागर ड्रिफ्ट की उपस्थिति से उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म होता है तथा समताप रेखाएं उत्तर की तरफ मुड़ जाती है। सतह के ऊपर तापमान तेजी से कम हो जाता है और समताप रेखाएं यूरोप में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ये आपका पूछा जाता है गल्फ स्ट्रीम, ये कौन सा धारा है? गर्म महासागरीय धाराएं हैं। ये आपको दिखाया गया है जुलाई के मौसम में। ये आपका विषुवत हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपका ग्रीष्म काल में दिखाया गया है। ये जुलाई मंथ का। ये आपका 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह साइबेरिया के मैदान पर ज़्यादा स्पष्ट होता है। साइबेरिया के मैदान पर 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ साथ 80 डिग्री उत्तर एवं 50 डिग्री उत्तरी दोनों ही अक्षांशों पर जनवरी का माध्य तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इसी प्रकार जनवरी का माध्य मासिक तापक्रम विषुवतीय रेखीय महासागरों पर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक, उष्णकटिबंधों में 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक, मध्य अक्षांशों पर 20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस से, यूरेशिया के आंतरिक भाग में -18 डिग्री सेल्सियस से लेकर -48 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होता है। दक्षिणी गोलार्ध में तापमान पर महासागरों का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। यह समताप रेखाएं लगभग अक्षांशों के समानांतर चलती है तथा उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा भिन्नता कम तीव्र होती है। 20 डिग्री से लेकर 10 डिग्री से एवं 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं क्रमशः 45 डिग्री दक्षिण तथा 60 डिग्री दक्षिण के समानांतर पाई जाती है। जुलाई में समताप रेखाएं प्रायः अक्षांशों के समानांतर चलती है। विषुवत रेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। एशिया के उपोष्ण कटिबंधीय स्थलीय भागों में 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के साथ साथ तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। 40 डिग्री उत्तर एवं 40 डिग्री दक्षिण अक्षांशों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। जनवरी एवं जुलाई के बीच तापांतर को प्रदर्शित करता है सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। सर्वाधिक तापांतर कहाँ हो जाएगा? यूरेशिया। ये आपका हो गया यूरोप और एशिया के बीच में यूरेशिया, जो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है। ये आपका हो गया 60 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा तापांतर। ये आपका 60 डिग्री यूरेशिया रूस में। ये आपको जनवरी और जुलाई के मध्य तापांतर को दिखाया गया है। इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता है। सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। इसका पूरा
समरी को लिख लीजिएगा आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है। समताप समताप रेखाएं समुद्र समुद्र वाले क्षेत्र में उत्तर की ओर मुड़ती है, और जबकि स्थल वाले क्षेत्र में दक्षिण की ओर मुड़ती है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा समरी है। समताप रेखाएं समुद्र वाले क्षेत्र में उत्तर की ओर मुड़ती है, जबकि स्थल वाले क्षेत्र में दक्षिण की ओर मुड़ती है। इसको मैं क्लियर करता हूँ। ये आपका हो गया, ये ग्लोब हो गया आपका, ये आपका विषुवत रेखा, ये आपका हो गया 15 डिग्री नॉर्थ, और ये आपका हो गया 20 डिग्री साउथ। ये आपका बीच में जो है 3 डिग्री सेल्सियस, इसी को दिखाया गया है कि ये सबसे कम यहाँ पर तापांतर होगा। ये आपका 3 डिग्री है ना, ये विषुवत रेखा हो गया, और ये आपका 3 डिग्री और ये 3 डिग्री हो गया, इसी को दिखाया गया है। तापमान का व्युत्क्रमण, सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटता है, ये इम्पोर्टेंट है। तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। कई बार स्थिति बदल जाती है और सामान्यतः ह्रास दर उलट जाती है, इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। अक्सर व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होता है, पर यह काफ़ी सामान्य घटना है। सर्दियों के मेघ विहीन लंबी रात तथा शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकिरित कर दी जाती है, और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडी हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है। भूपृष्ठ व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है। धुआं तथा धूलकण व्युत्क्रमण स्तर से नीचे एकत्र होकर चारों ओर फैल जाता है, जिनसे वायुमंडल का निम्न स्तर भर जाता है। इससे सर्दियों में सुबह के समय घने कोहरे की रचना सामान्य घटना है। यह व्युत्क्रमण कुछ ही घंटों तक रहता है। सूर्य के ऊपर चढ़ने और पृथ्वी के गर्म होने वाले साथ यह समाप्त हो जाता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु अपवाह के कारण व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। पहाड़ों पर रात में ठंडी हुई हवा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी और घनी होने के कारण लगभग जल की तरह कार्य करती है और ढाल के साथ ऊपर से नीचे उतरती है। यह घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे एकत्र हो जाती है। इसे वायु अपवाह कहते हैं। यह पाले से पौधे की रक्षा करता है। ये इम्पोर्टेंट है। फ्लैंक का नियम बताता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होगी वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी, उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी लघु होगी। तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। और ये पूछा जाता है पानी का सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा है। विशिष्ट ऊष्मा है किसका? पानी का। आइए अभ्यास कर लेते हैं। निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है? 23.5 डिग्री उत्तर में हो जाएगा। कहाँ पर? ये कर्क रेखा। यहाँ क्या होगा? दिन लंबा होगा और रात छोटा होगा। ये इम्पोर्टेंट है। निम्न में से किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबा होगा? चंडीगढ़ में होगा। बहुत से किताबों में तिरुवनंतपुरम दिया है, लेकिन ये गलत है। ये आपका जो ग्लोब है ये हमारा कहाँ है? ये उत्तर पूर्व में हमारा भारत है ना, ये हमारा भारत है। तो तिरुवनंतपुरम तो यहाँ नीचे हो गया, यहाँ तो होगा ही नहीं। यह चंडीगढ़, हमारे यहाँ पर चंडीगढ़ क्योंकि समुद्र से भी दूर है।
निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? लंबी तरंगदैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण से। मैच द फॉलोइंग है ये। सूर्यातप क्या हो जाएगा? ये आपका आने वाला सौर विकिरण। ये हो जाए, अरे यार क्या हो गया, सूर्यातप हो गया आने वाले सौर विकिरण, ठीक है। एल्बिडो क्या हो जाएगा? किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत, ये आपका एल्बिडो हो जाएगा। समताप रेखा क्या हो जाएगा? समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। वार्षिक तापांतर, सबसे उष्ण और सबसे शीत महीनों के मध्य तापांतर का अंतर। पृथ्वी के विषुवतीय वृत्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का तापमान अधिकतम होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम बादल होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? कुछ सजेशन देना हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा ये न्यू चैनल है तो कृपया आप सब्सक्राइबर कर लें, लाइक भी कर दें, थोड़ा अपने दोस्तों से भी शेयर करें जिससे वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।